गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने कक्षा 10 का क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड का तीसरा चैप्टर लखनवी अंदाज का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यशपाल द्वारा लिखा व्यंग्यात्मक लेख यह साबित करने के लिए लिखा गया कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले हम उनके जन्म जीवन परिचय के बारे में जानें। यशपाल का जन्म सन 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। लाहौर में स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और सन 1976 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुदरता उल्लेखनीय है। झूठा सच उनका उपन्यास भारत विभाजन के त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, भारत पाकिस्तान के विभाजन का। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यहाँ पर उन्होंने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है, उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज चैप्टर का नाम है। लखनवी के नवाब लोग काफ़ी मशहूर हैं उनके नवाबी अंदाज के कारण। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही है। मुफस्सिल में होता है जैसे लोकल ट्रेन होता है ना, लोकल ट्रेन केंद्र स्थान के इर्द गिर्द चलने वाली ट्रेन कि पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। पैसेंजर ट्रेन था, जैसे लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से बाराबंकी, लखनऊ से रायबरेली, लखनऊ से फैज़ाबाद इत्यादि ट्रेनें जो चलती हैं वो लोकल ट्रेन कहलाती हैं। वो एकदम ट्रेन जैसे चलने से पहले सीटी मारते पुंग 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 करती है, तो वो चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। कह रहे सेकेंड क्लास यानी कि जनरल का टिकट। देखा कह रहा है कि लोकल में वैसे भी जनरल टिकट ही मिलता है, रिजर्वेशन नहीं होता है। कह रहे हैं बहुत दूर जाना नहीं था,
और सोचा कि खिड़की के पास वाली सीट ले लेंगे और अपनी नई कहानी के लिए सोचने का समय मिल जाएगा, देखने के लिए दृश्य मिल जाएंगे। इसलिए सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया, यानी जनरल टिकट ले लिया, साधारण टिकट। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक डिब्बे, छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। गाड़ी एकदम चल दी थी अब, छुक 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 चलती है ट्रेन ना, एकदम चल दी थी अब। दौड़ करके वो एक छोटा सा डिब्बा, जो लगेज के बगल वाला डिब्बा होता है, छोटा डिब्बा, देखे कि यही बिल्कुल खाली लग रहा है, उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अब इन्होंने ये अनुमान लगाया था कि डिब्बा सुनसान होगा, उसमें कोई आदमी भी नहीं होगा, हम अकेले होंगे, अपनी कहानी के लिए आराम से सोच के चलेंगे और ये बेइज्जती भी नहीं होगा कि नहीं हम सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। जब उसमें घुसे तो देखे कि एक सीट पर नवाब साहब, एक लखनऊ के, पूरा सफ़ेद पजामा कुर्ता पहने, दाढ़ी बढ़ाए, पालथी मार करके आराम से बैठे थे उनसे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। सीट पे बैठते हैं तो उसके बगल में एक टेबल टाइप का होता है, उसको सीधा कर लेते हैं तो उस पर रख के खाना वाना खाते हैं लोग। तो रखा था, तो उस पर तौलिया बिछा करके दो ताजे खीरे रखे थे उस पर। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। नवाब साहब नवाबी ठाट, वो भी अब जनरल टिकट में जाना उनके लिए भी शान के खिलाफ था, लेकिन ये सोच के कि इसमें कोई नहीं, चलो कोई जानता नहीं है, इसी में बैठ ले। जब ये घुस गए तो अब उनके नवाबी शान में, नवाबी ठाट में थोड़ी सी परेशानी हुआ और चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई दिया। वो सज्जन जब ये घुसे तो एकांत चिंतन में लगे हुए थे, लेकिन इनको देख के चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई दिया, बड़ी प्रसन्नता नहीं रही। तो लेखक ने सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। कहा कि भाई हम जैसे नई कहानी के लिए सोचने के फिक्र में इसमें बैठ गए हैं, तो हो सकता है कि ये भी नई कहानी के लिए चिंतन की ही अवस्था में बैठे हों, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों कि भाई अब नवाब लोग खीरा खाएंगे, वो भी ट्रेन में, तुच्छ वस्तु। अब खीरा तो लिए थे खाने के लिए, अब ये संकोच में पड़ गए भैया कि अब ये तो साधारण आदमी है, उसके सामने हम खीरा खाएंगे तो हमारे नवाबी शान निकल जाएगी। इसलिए शायद वो असंतोष जाहिर कर रहे होंगे कि क्यों इस डिब्बे में आ गए, दूसरे बोगी में चले जाते। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब ये गए तो नहीं है, तो कोई भाई ट्रेन चढ़ता, अरे आपको कहाँ जाना है, आइए आइए डब्बा खाली है, बैठिए। लोग आम बोलचाल में अपना करते, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे कि वो इनसे मेल जोल बढ़ाना चाहते थे। तो लेखक भी उनके सामने ही की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। वो इस साइड बैठे हैं तो वो उस साइड बैठ गया और उनसे नज़रें नहीं मिला रहा है। अभी जब आप भाई हमसे नहीं मिलाएंगे, हमसे नहीं बात करें, तो हम क्यों बात करें।
जब आप अपना सम्मान बचाना चाहते हैं तो हम भी अपना सम्मान बचाएं। आपका सम्मान बचा रहे, हम नहीं आपसे बात करेंगे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। खाली बैठे यानी खाली बैठे, खाली बैठकर कल्पना करते रहने की लेखक की पुरानी आदत है। जो भी लेखक या रचनाकार होते हैं उन लोगों की ये आदत होती है कि जब भी खाली बैठेंगे तो कुछ न कुछ सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। भाई कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। तो अब जो नवाब साहब क्या सोच रहे हैं, लेखक इस बात पर वो क्यों नहीं हमसे बात किए, क्यों उनको हमारे आने से इसमें असुविधा हो गई, इस बात पर वो चिंतन करने लगा लेखक, अनुमान करने लगा और लगाया कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। भाई नवाब साहब ने सोचा हो कि चलो पैसा भी कम लगेगा और सेकंड क्लास के डिब्बे में अकेले बैठ करके चले जाएंगे, दूर तो जाना नहीं है। और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। और शायद अब ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि कोई साधारण आदमी शहर का उन्हें साधारण दर्जे के ट्रेन में सफ़र करते देखे। नवाब साहब जनरल टिकट दे करके इस ट्रेन में। नवाब साहब को शायद अपनी बेइज्जती महसूस हो रही हो। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, कि अकेले सफ़र करेंगे सेकंड क्लास में बैठ करके, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसी के लिए समय काटने के लिए खीरे लिए होंगे। लोग ट्रेन में समय बिताने के लिए, समय काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई मूंगफली खाता है, कोई चना खाता है, कोई बादाम खाता है, कोई ताश खेलता है, कोई लूडो खेलता है। भाई लंबा सफ़र है तो समय बिताने के लिए लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो इन्होंने भी शायद नवाब साहब ने समय बिताने के लिए ही खीरा खरीद लिया होगा कि खीरा खाते जाएंगे, टाइम कट जाएगा। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? अब ये भी सज्जन महाशय सम्मानित व्यक्ति लग रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने खीरा कैसे खाए? भाई नवाब साहब, लखनऊ के नवाब। बात बात में उदाहरण दिया जाता कि अगर ज़्यादा आप अकर्मठी हो जाएंगे तो कहते हैं लोग लखनऊ के नवाब मत बनिए। लखनऊ के नवाबों में नजाकत बहुत होती है। एक बार दो नवाब लोग ट्रेन पकड़ने के लिए 4 बार स्टेशन पर लखनऊ पहुंचे। ट्रेन आ गई तो दोनों लोग पहले आप शिष्टाचार में कि भाई पहले आप चढ़िए, तो उन्होंने कहा नहीं पहले आप चढ़िए। नहीं पहले आप चढ़िए, तो उन्होंने कहा नहीं पहले आप चढ़िए। और पहले आप करते ही रह गए लोग, ट्रेन निकल गई। तो ये शिष्टाचार है, भले नुकसान हो जाए लेकिन शिष्टाचार अपना नहीं छोड़ते हैं। तो लेकिन अब उन्हें ये गंवारा नहीं कि उनके इस नवाबी शान में कोई एक साधारण व्यक्ति देखे कि नवाब साहब खीरा खा रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब इनसे नजरें नहीं मिलाने का प्रयास करते तो ये भी कनखियों से देख रहा है कि कर क्या रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कुछ समय तो खिड़की से एकदम बाहर देखते रहे, एकदम अंदर देखे नहीं, लेखक की तरफ देखे नहीं, मानो कि स्थिति को एकदम से अध्ययन कर रहे हों। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब और जय जनाब। मतलब लेखक घुसा तो देख लिया था कि हमको देख लिया, लेकिन अब ऐसा रिएक्ट कर रहे थे मानो कि वो इनको पहले देखे नहीं, एकदम बाहर देख रहे थे, फिर अचानक से घूमे कर, अरे ओहो आप, आदाब और जय साहब।
यानी अभिवादन करते हैं, उर्दू में अभिवादन को आदाब करते हैं, जैसे नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार करते हैं, तो वहाँ आदाब अर्ज किया जाता है। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? उन्होंने कहा कि भाई महाशय, क्या आप खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। भाई अचानक, अभी तक तो एकदम से हमारे अंदर दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहे थे, हमारे आने से इनके चेहरे पर असंतोष का भाव हो गया था, फिर अचानक इतना जल्दी परिवर्तन कैसे हो गया कि हमें खीरा खाने के लिए पूछने लगे। भांप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक भांप लिया कि मतलब ये शरीफ बने रहना चाहते हैं, इसलिए हमें अपना मित्र बनाना चाहते हैं कि कहीं जा करके बाहर हमारी बेइज्जती नहीं कर दे, हमारी पोल न खोल दें। ये भी उसमें लपेट लिया था कि ये भी तो खीरा खाए थे, हम ही थोड़ा खाए थे, कि अगर ये भी खीरा खा लेंगे तो ये जाके बाहर नहीं कहेंगे कि नहीं नवाब साहब ट्रेन में खीरा खाए थे। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। लेखक ने कहा शुक्रिया अर्थात धन्यवाद, किबला शौक फरमाइए, कृपया आप ही खाइए, आप खाइए, हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रहा है, हमें ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। फिर खिड़की से देखे, एक बार गहरी सांस लिए और फिर खीरा उठाया और तौलिया को झाड़ दिया, फिर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। सीट के नीचे लोटा रखे थे, टोटीदार लोटा लेकर न चलते हैं ना मुस्लिम लोग, और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर करके पानी से धोया पूरा बढ़िया से, और तौलिया से पोंछा। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। खीरा को जब हम छीलते काटते हैं तो छीलने से पहले खीरा का जो सिरा होता है पिछला सा, उसको काट करके रगड़ते हैं ना कि झाग निकल जाए, तो उसमें से कड़वापन निकल जाता है। तो भी उसको काट करके रगड़े, झाग निकाल रहे थे। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फिर बड़े ही इत्मीनान से खीरे को छीला और करीने से यानी सलीके से बड़े सुंदर ढंग से तौलिए पर फिर सजाते चले गए। उसको छील करके एक एक फाक काटे और तौलिए पर सजाते चले गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी जाहिर कर देते हैं। लखनऊ स्टेशन अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ बालम खीरा बिकता है, बड़ा मशहूर है बालम खीरा। तो वो बालम खीरा इस खीरे की तरह नहीं होता, वो बड़ा सूखा हुआ होता है और बड़ा कठोर होता है, दांत से जल्दी टूटता नहीं है। उसको सुखा करके उसका चूरन बनाया जाता है, जो कि पेट के हाजमे के लिए वो चूरन बड़ा लाभदायक होता है। जैसे ही लखनऊ स्टेशन पहुंचेंगे तो वहाँ बालम खीरा, लखनऊ की रेवड़ी इत्यादि फेमस है। तो जो खीरा बेचते हैं सब, वो उसके साथ नमक और मिर्च का पाउडर उस खीरे पर छिड़कने के लिए
दे देते हैं सब, जिसको देख करके ही आपके मुंह में पानी आने लगता है। चलिए, अब आज के वीडियो में इतना ही। शेष भाग हम जल्द ही दूसरे भाग में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो में कोई समस्या हो तो आप हमसे फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।